नमस्कार, मैं हूँ राजीव और आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं सत्या झा जो सीबीओ चीफ बिज़नेस ऑफ़िसर हैं ग्रांट थॉर्नटन इन भारत के और जीटी भारत ये एक जानी-मानी कंसल्टिंग फ़र्म है ग्रांट थॉर्नटन एक विश्व प्रसिद्ध कंसल्टिंग फ़र्म है और उसका भारत का जो अ, कामकाज है वो जीटी भारत है। इसमें सत्या झा सीबीओ और चीफ सस्टेनेबिलिटी ऑफिसर इन दोनों की भूमिकाएँ सँभालते हैं, पार्टनर की भूमिका सँभालते हैं और सत्या झा से आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं, जिसके बारे में शेयर बाज़ार में हर कोई आज सोच रहा है और वो है एआई का मुद्दा कि क्या ये भारत को एक अ, रो रास्ता रोकने वाले रोड़े के रूप में, एक आपदा के रूप में है या इसमें आगे कहीं अवसर दिख रहा है? अभी तक तो शेयर बाज़ार इसको लेकर के चिंतित ही है और वो इस कारण कि ये एआई ही वो एक बड़ा कारण है जिसके चलते भारत में इस समय विदेशी निवेशकों ने पैसा लगाना रोक रखा है। दूसरा कारण भी है ट्रेड डील का लेकिन एआई उसके साथ में एक बड़ा कारण है। तो सत्या झा हमें शेयर बाज़ार की बातें तो नहीं समझाएँगे, लेकिन एआई को लेकर के इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, वो बहुत अच्छे से समझाएँगे और उसको समझाने में वो जो कुछ कहेंगे उससे हमें काफ़ी मदद मिलेगी, पर्सनली मुझे भी और सभी दर्शकों को भी। सत्या बहुत-बहुत स्वागत है आपका। एआई को लेकर जो कुछ भी चल रहा है इस समय, सबके मन में यही है, एक धारणा सी बनी हुई है कि क्या या सबके मन में एक बड़ा सवाल है कि क्या एआई को लेकर के भारत दौड़ में पहले ही पिछड़ चुका है? क्या एआई में भारत एक लूज़र है इस समय? नमस्कार राजीव जी, धन्यवाद मेरे स्वागत के लिए और मेरे बारे में अपने श्रोताओं के साथ शेयर करने के लिए। आपका पहला सवाल है, बहुत ही जटिल सवाल है और जो कि इस असम्पशन पे चल रहा है कि क्या हम लूज़ कर चुके हैं। आई थिंक एक बहुत बड़ा सत्य जो पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था में है कि कोई भी देश ऐसा नहीं है वर्ल्ड में जो इंडिया के बिना चल सके। अ, और चाहे वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का फ़ील्ड हो या फिर आपके क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर का फ़ील्ड हो या फिर एआई का फ़ील्ड हो, हर चीज़ को चलाने के लिए और करने के लिए इंसान अभी भी चाहिए। हम जब एआई की बात करते हैं तो होता है कि एआई रिप्लेस क्या करेगा, वो भी होगा, समय के हिसाब से होगा। बट आज के दौर में ये मान लेना कि हम एआई की दौड़ में पहले ही पीछे रह चुके हैं, ये मेरे हिसाब से सही नहीं होगा। अ, समय बदल रहा है। हाँ, चिप मैन्युफैक्चरिंग में भले हम कह सकते हैं कि हम पीछे हैं। बट अगर हम एआई के एप्लीकेशन की बात करें तो हम इतने भी पीछे नहीं हैं क्योंकि हर जगह हमारी बड़ी-बड़ी कंपनियाँ सबके साथ मिलके काम कर रही हैं। तो ये समय के साथ ही पता चलेगा कितना आगे हैं या कितना पीछे, बट पीछे सर्टेनली नहीं है कि हम ये मान के चल पड़े। जी। तो इस समय अगर आप मुझे बता सकें कि इंडियन इंडस्ट्री में भारत के तमाम उद्योगों में केवल हुँ, आईटी इंडस्ट्री अपना नहीं बल्कि तमाम जितनी इंडस्ट्रीज़ हैं उन सब में एआई एडॉप्शन अभी किस हुँ। स्तर तक हो चुका है या कितना हो रहा है? किस दिशा में हो रहा है? बहुत बढ़िया सवाल है राजीव जी। नैस्कॉम ने एक अभी रिसेंटली एक सर्वे किया था, और उसमें उन्होंने करीब 7 सेक्टर और 500 कंपनियों को सर्वे में शामिल किया था, जिसमें उन्होंने एआई एडॉप्शन को ही मल्टीपल पैरामीटर्स पे असेस किया था। तो उसमें उन्होंने क्या किया, जैसे आपका रिटेल सेक्टर हो गया, हेल्थ सेक्टर हो गया, फार्मा हो गया, टेलीकॉम हो गया, इन सभी इंडस्ट्रीज़ को शामिल किया और उसके बाद एक इन्होंने इंडेक्स निकाला है, जो एआई एडॉप्शन इंडेक्स कहलाता है। और वो इंडेक्स पे जो हमारा स्कोर आया है वो आई थिंक 2.47 आउट ऑफ 4 पे आया है। जिसका ये मतलब है कि हम एंथुसियास्ट हैं बड़े लेवल पे एज़ अ कंट्री एंड पूरी इंडस्ट्री को अगर हम ओवरऑल देखें, तो हम लीडर्स नहीं हैं, लैगर्ड नहीं हैं, बट हम एक्साइटेड हैं अभी इस चीज़ को लेके। ये एक नज़रिया है जो ओवरऑल इंडस्ट्री के हिसाब से आ रहा है और वो भी कि नैस्कॉम के सर्वे के बेसिस पे। और जी, दूसरी चीज़ तो ये भी उसमें है कि अगर हम जी। क्या? नहीं, मैं ये कह रहा था कि हाँ, दूसरी चीज़ ये भी है कि बहुत सारी टॉप कंपनीज़ हैं इंडिया की, जैसे टीसीएस, इन्फोसिस और तमाम जो अदर कंपनीज़ हैं, वो ईवाई की एक रिपोर्ट के हिसाब से करीब 89% फर्म्स जो हैं, और वो लोग ट्रायल मोड में हैं ऑलरेडी, और रफली 33% कंपनियाँ जो हैं, उनमें से वो प्रोडक्शन ग्रेड चीज़ें बना रही हैं। हम और आप शायद उतना उस चीज़ को देखते नहीं हैं, बट इसका एडॉप्शन चल रहा है। कुछ इंडस्ट्रीज़ में जैसे कि आपका टेलीकॉम, मीडिया और एंटरटेनमेंट है, ये बहुत अग्रणी है इस मामले में। और डेवलपमेंट जैसे आईटी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है,
ये भी अच्छे से काम कर रही हैं। बट मोस्टली जहाँ पे इसका प्रयोग आपका मैन्युफैक्चरिंग में हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में हो सकता है, एप्लीकेशन में, वहाँ पे कंपनियाँ आगे चल रही हैं। जी, तो अभी अगर सबसे प्रमुख इस्तेमाल जो हो रहे हैं, की यूज़ केसेज़ जो हैं जैसा आपने बताया कि इस समय टेलीकॉम में हो रहा है या हुँ, एंटरटेनमेंट में हो रहा है, मीडिया में हो रहा है। इसके अलावा जो की यूसेज़ आपको दिख रहे हैं, जहाँ पर हुँ। एआई का इस्तेमाल अच्छे से होना शुरू हो चुका है भारत में, वो क्या हैं? काफ़ी फ़ील्ड हैं, तो मैं इसमें थोड़ा-सा 2 मिनट लूँगा समझाने के लिए अगर ज़रूरत पड़ेगी तो। बट यूज़ केसेज़ जो हैं आपकी इंडस्ट्री के बेसिस पे भी चल रहे हैं, ठीक है? तो इसको हम वर्टिकल SaaS मॉडल भी कहते हैं। ये एक नया टर्मिनोलॉजी है जो आजकल यूज़ होने लगा है इंडस्ट्री में। लोग हमेशा SaaS की बात करते हैं, तो वर्टिकल SaaS क्या चीज़ है? तो वर्टिकल SaaS ये है कि सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस जो किसी इंडस्ट्री के स्पेसिफिक बन रहा है, उसको वर्टिकल SaaS कहते हैं। अब अगर आप ये देखेंगे कि ऑटोमेशन जो है ऑटोमेशन और टेस्टिंग जो है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, ये इसका एक बहुत बड़ा प्रैक्टिकल यूज़ केस है। और अगले कहते हैं लोग कि नेक्स्ट 5 इयर्स में, अगले 5 साल में रफली 45% तक का इसमें एफिशिएंसी आपको दिखेगा। तो ये यहाँ पे इसका एक ये बहुत सिंपल यूज़ केस है। लोग कोड जनरेट कर रहे हैं, मल्टीपल कोड जनरेशन प्लेटफ़ॉर्म्स अवेलेबल हैं आज की डेट में डेवलपर्स के पास। आपका गूगल का भले ही एंटी ग्रेविटी हो या कोड एजेंट हो या टेस्ट ट्रिगर हो जो टेस्टिंग के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल है। दूसरा इस्तेमाल जहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा हो रहा है और एडॉप्शन है बहुत स्ट्रॉन्ग, वो है आपके बीपीओ एंड नॉलेज इंडस्ट्री में। हमारे यहाँ पे हज़ारों लोग सुबह-शाम बैठ के जो रिसर्च किया करते थे और जिसमें बहुत समय जाया करता था, वहाँ पे इसका उपयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है। बहुत स्ट्रॉन्ग एडॉप्शन है इसका बीपीओ में। समराइज़ करना है आपको मीटिंग नोट्स, आजकल आपके मोबाइल पे भी आपको दिखता है, आप किसी वेबसाइट पे पहुँचते हैं, तो वेबसाइट खुद ही कहता है कि इस पेज को पूरा पढ़ने के बजाय मेरी समरी पढ़ लीजिए। तो जो कंटेंट जो जनरेशन हो रहा था दुनिया भर का, अब उसका सबको 15 सेकंड में निचोड़ चाहिए, तो दैट इज़ एन एरिया जहाँ पे इसका बहुत इस्तेमाल हो रहा है। जी। तीसरा मैं कहूँगा अ, जो बिल्कुल। तीसरा मैं आपको हाँ, बताऊँगा जो बहुत प्रैक्टिकल इस्तेमाल है, जो एचआर फील्ड में हो रहा है इसका इस्तेमाल। हमारे यहाँ पे ब बहुत पहले भी रिक्रूटर्स बैठ के रिक्रूटमेंट किया करते थे, सबके रिज़्यूमे को मैनुअली पढ़ा करते थे, हज़ार-हज़ार रिज़्यूमे, इसमें बहुत टाइम जाया करता था। अब एआई प्लेटफ़ॉर्म्स और इम्प्लीमेंटेशन इसका ऐसा हो गया है कि वो ऑटोमैटिकली स्क्रीन हो जाते हैं सारे रिज़्यूमे 5-10 मिनट के अंदर और आप अपना टाइम लोगों के साथ बिताते हैं ताकि आप उनके बिहेवियर को, उनके कैरेक्टर को समझ सकें रिक्रूट करते समय। तो एचआर फ्रेटर्निटी में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। फाइनेंस में आपका एक्सपेंस प्रोसेसिंग हो, अकाउंट्स हो, पेरोल हो, रिकन्सिलिएशन हो, वहाँ इसका मैसिव इस्तेमाल हो रहा है। और इसी तरह से अगर आप मुझसे इंडस्ट्रीज़ की बात करेंगे तो आपका फार्मा इंडस्ट्री और हेल्थ केयर इंडस्ट्री में इसके बहुत सारे यूज़ केसेज़ हैं, जो कि अब प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स यूज़ कर रहे हैं, जनरेटिव एआई जब से आया है। सो या डेफिनिटली इसके यूज़ केसेज़ बहुत सारे हैं। कुछ यूज़ केसेस पे लोग ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं, जिसमें इमीडिएट आरओआई दिख रहा है उनको और प्रोडक्टिविटी गेन्स दिख रहे हैं एंड बाकी जो है, उस पे भी इवेंचुअली लोग पहुँचेंगे, इसमें मुझे पूरा यकीन है। जी। तो ये सारे जो यूज़ केसेज़ दिख रहे हैं जो यूज़र इंटरफ़ेस है उनके पर्सपेक्टिव से, क्या हम कह सकते हैं कि वो बाकी दुनिया से बहुत पीछे नहीं हैं? जैसा आपने स्केल पे बताया कि वो अभी हम एंथुसियास्ट अपने आप को कह सकते हैं, लीडर नहीं हैं लेकिन एंथुसियास्ट ज़रूर हैं। हुँ, हुँ। जी, हम अपने आप को एंथुसियास्ट कह सकते हैं, वो किसी फैक्ट फैक्ट बेसिस पे है। वो जो मॉडल 9 पैरामीटर्स का बना है, उसके बेसिस पे है ये। बट दुनिया में हम इसके यूज़ केसेस में कितने आगे-पीछे हैं, देखिए उसके अलग-अलग लेवल पे हम सोच सकते हैं इसको। डिफेंस रिसर्च और एप्लीकेशन मेरे डोमेन में नहीं आता है। बट अगर हम इसके यूज़ केसेस प्रैक्टिकैलिटी की बात करें तो हाँ, हो सकता है वैश्विक वर्ल्ड आपसे काफ़ी आगे हो और हम यहाँ पे उस चीज़ को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं जो दुनिया की नज़र में ज़ाहिर नहीं होता है आम आदमी के सामने। बट अदरवाइज़ अगर हम देखेंगे अच्छा माइक्रोसॉफ्ट क्या कर रहा है, गूगल क्या कर रहा है, वो सभी उनकी ज़्यादा से ज़्यादा टीमें तो इंडिया में ही बैठ के काम कर रही हैं उनके लिए और उनके साथ। तो जो कलेक्टिवली एक फर्म जनरेट करता है, हम उसमें कहीं ऐसा ज़्यादा पीछे नहीं हैं। अ, और बिकॉज़ हमने ब इतने सालों से आउटसोर्सिंग के हम हब रहे हैं जो भी कंपनी एआई और जेन एआई को यूज़ करके आगे बढ़ना चाह रही है, उनका रुख भारत की तरफ ही होगा।
क्योंकि यहीं पे वो सब कन्वर्जन्स होते हैं, तो इसका इस्तेमाल हो रहा है। क्या ये बहुत डिफरेंट है बाकी वर्ल्ड से? उसका एक एक और आंसर ये भी हो सकता है राजीव जी कि उस कंट्री के यूज़ केसेस वहाँ की इंडस्ट्री को कैसे सर्व कर रहे हैं, उसके ऊपर उसका वेरिएशन हो सकता है। तो नासा हो सकता है इसका इस्तेमाल दूसरे तरीके से कर रहा हो जो हमें नहीं दिखता है। अ, बट इतना भी कुछ ज़्यादा ख़ास फ़र्क नहीं है। जी। तो अभी तक आपके हिसाब से जो भारत की जो आईटी कंपनियां हैं उनके लिए एआई किस तरह के चैलेंज लेकर के आ रहा है? क्या आईटी कंपनियां इस मामले में अभी तक टैलेंट क्रंच से जूझ रही हैं कि उन्हें जिस तरह के लोग चाहिए एआई कैपेबिलिटीज के लिए वो नहीं है, या हुँ। डेटा क्वालिटी को लेकर के या किसी और तरीके से उन्हें दिक्कतें आ रही हैं कि वो एआई के मामले में कैचअप कर सकें बाकी दुनिया के साथ? बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये राजीव जी। देखिए मैं चैलेंजेस दूसरे तरह से प्रस्तुत करूँगा आपके सामने। एक तो ये है कि ब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट आई है, फ़ोकस्ड रिपोर्ट है 2025 की। उसके हिसाब से उसका फाइंडिंग ये है कि आज से लेके 2030 तक के बीच में रफ़ली 39% लोगों का कोर स्किल जो है काम करने का वो बदल जाएगा और उसकी ज़रूरत एआई और डिजिटल फ्लुएंसी की रहेगी, ठीक है? एंड इसी चीज़ को नज़र में रख के काफ़ी फर्म्स ने दुनिया में एक और रिसर्च किया, उन्होंने देखा कि 63% कंपनियाँ जो हैं, उन्होंने आइडेंटिफ़ाई कर लिया है कि स्किल गैप ऑलरेडी है। मैं वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, मैं खाली इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये वर्ल्ड में अगर ये 63% अपना कंपनीज़ जो स्किल गैप आइडेंटिफ़ाई कर चुकी हैं, इसको एड्रेस कैसे करेंगे ये मुद्दा है। क्या भारत में लोग जूझ रहे हैं? नहीं, भारत में ही नहीं जूझ रहे हैं, हर जगह जूझ रहे हैं। क्योंकि जिस स्पीड से टेक्नोलॉजी बदल रहा है, उस हिसाब से उनको उतनी जल्दी स्किल्ड लेबर और टास्क फ़ोर्स नहीं मिल रहा है, वर्कफ़ोर्स। हमारे लिए एक हमारा पॉज़िटिव ये है कि हमारा जो ब ग्रेजुएट्स की संख्या है, वही अपने आप में दुनिया में सबसे ज़्यादा है। तो हमारे पास वर्कफ़ोर्स तो है, पर क्या वो स्किल्ड है? इन एआई टेक्नोलॉजीज़ के लिए नहीं है, ठीक है? तो 50 से ज़्यादा परसेंट कंपनियाँ ये कर रही हैं कोशिश कि रादर दैन फाइंडिंग पीपल फ्रॉम आउटसाइड, वो ये कोशिश कर रही हैं कि जो उनके पास एक्जिस्टिंग लोग हैं, क्या हम उनको रीस्किल करके आगे बढ़ा सकते हैं कि नहीं? तो हालाँकि आपकी बात सही है कि ये चैलेंज है लोगों के लिए और कंपनीज़ के लिए अवेलेबिलिटी ऑफ टैलेंट, बट उसके तरीके हैं। इसीलिए बहुत सारी कंपनीज़ एक मैसिव स्केल पे अपने लोगों को ट्रेन कर रही हैं आज की डेट में। जो मुझे चैलेंज जी। लगता है एक्चुअली जो आपका ओरिजिनल सवाल था, वो मोर दैन टैलेंट मुझे लगता है कि जो प्रेशर जो हमारे रेवेन्यू मॉडल्स पे आएगा, उसके ऊपर ज़्यादा होगा। क्योंकि आज तक जो हम काम कर रहे थे, हम टाइम एंड मटेरियल के बेसिस पे मोस्टली काम करते थे कि अच्छा आप हमारा ये सॉफ्टवेयर बना दीजिए, 6 महीना ले लीजिए, 10 करोड़ ले लीजिए, ठीक है? अब वो कहेंगे कि भई मतलब 10 करोड़ 6 महीने के लिए क्यों दूँ? आप मुझे बताओ ये चीज़ आप मुझे 1 महीने में क्यों नहीं करके दे सकते हो, जब मुझे ये जनरेटिव एआई से ये काम जल्दी मिलेगा। तो वहाँ पे जो है मुझे लगता है कि रेवेन्यू मॉडल्स विल नीड टू चेंज। प्रेशर वहाँ पे आएगा कंपनीज़ के लिए, सिर्फ़ आईटी कंपनीज़ इन इंडिया नहीं, बल्कि जहाँ कहीं भी काम आउटसोर्स होता है वहाँ पे आएगा। तो अब हम लोगों को नए मॉडल्स के बारे में सोचना पड़ेगा कि आउटकम बेस्ड मॉडल्स क्या होंगे, रादर दैन जो हमने इतने सालों से जो इस्तेमाल किया था। तो वो एक बड़ा चैलेंज है। दूसरा चैलेंज ये है, जी। एंड आई थिंक ये ब गूगल का कुछ एक रिपोर्ट आया था अभी रिसेंटली कि ओपन एआई जिस दिन चैट जीपीटी 5 लॉन्च हुआ था, उसके लॉन्च होने की वजह से अगले कई सालों तक कंपनीज़ के रेवेन्यू को 2 से 3% का नुकसान उठाना पड़ेगा। बिकॉज़ वो अब लोगों के हाथ में आ गया है। तो जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि खाली डेवलपर बिल्ड करेगा, वो आज अब हर दूसरा बंदा अपने-अपने हिसाब से टूल बना रहा है और यूज़ कर रहा है। तो ये 2-3% का जो नुकसान इंडस्ट्री को अगले कई सालों तक झेलना पड़ेगा, मुझे लगता है वो एक बड़ा चैलेंज है। एंड रीस्किलिंग, हाँ, तो टैलेंट शॉर्टेज तो है, बट हमारे पास फॉर्च्यूनेटली इंडिया में बहुत टैलेंट है। तो हम उनको अगर रीस्किल करना शुरू करें जल्दी तो बेहतर होगा। जीडी भारत में हम लोगों ने भी एक ये पहल किया अपने लिए भी, ये रफ़ली 1000 लोगों को हमने लाइसेंसेस दिए इन सॉफ्टवेयर्स का, कोपायलट का और जीपीटी हम पब्लिक पे नहीं ला रहे हैं अभी भी। बट कोपायलट का हमने लाइसेंस दिया क्योंकि वो एक अपने सिक्योर एनवायरनमेंट में ऑपरेट करता है हमारे कंपनी के लिए। और उनमें से रफ़ली 600 लोग हैं जिन लोगों ने बहुत इस्तेमाल किया उसका।
सो दिस इज़ अ फेज़ इन व्हिच एवरी ऑर्गनाइज़ेशन इज़ गोइंग थ्रू। अब उनमें से कितने कन्वर्ट करेंगे, वो असली मुद्दा है। एंड जो जी, कि तो इंडस्ट्री यहाँ कहती है से कि हाँ, जी, जी। जी, आप कुछ कह रहे थे? मैं कह रहा था कि जो लीडिंग कंपनीज़ हैं, जो हम अभी कुछ ही देर पहले बात कर रहे थे कि कौन-सी कंपनियाँ लीड कर रही हैं, लैग कर रही हैं। तो उनमें से कंपनियों का ये मानना है कि रफ़ली जो 33% है, 33% कंपनीज़ अब प्रोडक्शन में अपना सामान ला रही हैं। सो ये एक बहुत पॉज़िटिव चीज़ है इंडस्ट्री के लिए भी कि अच्छा ये खाली शगुफ़ा नहीं है, हवाई बातें नहीं हैं, बट अब लोग उसको कन्वर्ट करके उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जी, मतलब एक्चुअल कमर्शियल यूसेज उसका शुरू हो गया है, आप ये कह रहे हैं। हाँ, हाँ और एक जो सबसे बड़ा चैलेंज जो अभी भी इंडस्ट्री जिससे डील कर रही है राजीव और जूझ रही है रादर इज़ गवर्नेंस। सो जो रिस्क एक्सपोज़र जो है इस चीज़ का कि लोग आँख बंद करके इस टूल को इस्तेमाल करेंगे कि रिस्पॉन्सिबली यूज़ करेंगे, वो डिफ़ाइन करेगा कि आप प्रोडक्शन में क्या ला सकते हैं। हम कोई बड़ी दूर की बात नहीं, हमने अभी देखा था ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ था, किसी कंपनी का रिपोर्ट पब्लिश हुआ और सोर्सेज़ हैलुसिनेटेड सोर्सेज़ थे, एआई के ऑथेंटिक नहीं थे। तो बहुत बड़ा डैमेज ब्रांड को होता है इस चीज़ से। एंड इसलिए हालाँकि अपने ऑफ़िसेज़ के किचन में लोगों ने बहुत सारी टूल तैयार किए हुए हैं। कोई आके बोलना नहीं चाहता है कि अच्छा वी आर यूजिंग इट फॉर एवरीबॉडी। टीसीएस और जी, इन्फोसिस ने बोला है कि उनके क्लाइंट्स अब तैयार हैं यूज़ ऑफ एआई के लिए। ये भी एक बहुत बड़ा पॉज़िटिव है कि आप किस तरह से उसको गवर्न करेंगे, किस तरह से ये इंश्योर करेंगे कि लोग खाली कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे हैं चीज़ों को, बट उसके उसके अराउंड एक स्ट्रिक्ट मैकेनिज़्म है, जो कि डेटा प्राइवेसी को ध्यान में रखेगा और उसको इम्प्लीमेंट करेगा। जी। तो आगे चल कर के क्या इंडियन कंपनीज़ अपने टूल्स एआई बेस्ड टूल्स बना कर के अपने क्लाइंट्स को पुश करेंगे कि देखिए हमने ये कैपेबिलिटीज़ बिल्ड कर ली हैं, आप इसका इस्तेमाल कीजिए या क्लाइंट्स पुश करेंगे इंडियन कंपनीज़ को, आईटी कंपनीज़ को कि भई आप ये जो मैन आवर्स जोड़ करके हमें कॉस्टिंग दे रहे थे उसको हटाइए और जो आपने बताया कि अब सीधे एआई से जनरेट कीजिए, एआई टूल्स यूज़ करिए हुँ। हमारे काम के लिए। हुँ। नहीं, ये दोनों तरफ से होगा। दिस इज़ मोर लाइक अ मैरिज राजीव जी। इसमें हस्बैंड और वाइफ दोनों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक तो ये कि कस्टमर्स आपको पुश करेंगे कि मेरी इंडस्ट्री के स्पेसिफिक क्या है, वो मुझे दीजिए। एंड इसीलिए मैं इसको एज़ एन अपॉर्च्युनिटी देखता हूँ, जो हम वर्टिकल SaaS की बात कर रहे थे। तो आज की डेट में अगर इंडियन कंपनीज़ एक अगर लेट्स से हेल्थ केयर इंडस्ट्री के लिए कोई प्रोडक्ट बनाती है, जो कि एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल को यूज़ करता है, जो ट्रेन्ड है हेल्थ केयर इंडस्ट्री के लिए, देन देयर विल बी इनफ क्लाइंट्स टू यूज़ दैट। तो ये हमारे लिए अपॉर्च्युनिटी है कि हम इस चीज़ को प्रोडक्टाइज़ कैसे करें और इस चीज़ का आईपी कैसे क्रिएट करें, जिससे कि हमको क्लाइंट्स और मिलेंगे। एक ये पार्ट है। और दूसरा ये कि ऑब्वियसली अगर आप किसी क्लाइंट के पास ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो क्या आप उनके गैप्स को आइडेंटिफ़ाई कर रहे हैं इम्प्रूव करने के लिए? तो ये 2 एरियाज़ हैं जहाँ पे बहुत पॉसिबिलिटी है विन-विन सिचुएशन का बोथ द सर्विस प्रोवाइडर एंड सर्विस कंज्यूमर क्लाइंट्स के लिए। जी। तो क्या आगे चल कर के इंडियन आईटी कंपनीज़ के लिए रोड मैप बदलने वाला है, जो अभी तक वो पूरी तरह से सर्विसेज़ फ़ोकस्ड थे? मतलब हुँ, ये कि किसी क्लाइंट का काम आया, आप जोड़ रहे हैं कि अच्छा इस काम को करने में हमें 10 लोगों की टीम लगानी पड़ेगी या 100 लोगों की टीम हुँ, लगानी पड़ेगी, उसके हिसाब से आपने बिलिंग कर दी। अब हुँ, आपको अपनी तरफ से एक टूल बना कर के रखना पड़ेगा और उसके ल वही टूल आप क्लाइंट ए के लिए भी यूज़ करेंगे, बी के लिए भी यूज़ करेंगे, सी के लिए भी यूज़ करेंगे, शायद थोड़ा बहुत कस्टमाइज़ेशन करेंगे और आपकी हुँ, प्राइसिंग उस हिसाब से बदल जाएगी, एक प्रोडक्ट की तरह से हो जाएगी। हुँ, हुँ। या आपसे ये आई मीन जो प्रैक्टिकल स्टेप्स अगर आप मुझसे पूछें कि रोड मैप क्या है आईटी फर्म्स के लिए जनरली बट नॉट जस्ट इन इंडिया। एक तो ये है कि हमको असेस करके प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। ठीक है कि क्लाइंट का वैल्यू चेन क्या है, जो मैं अभी कह रहा था क्लाइंट को क्या चाहिए, राइट? और उसके उसके बेसिस पे अगर हम ये डिसाइड करें कि अगर हमको टॉप थ्री यूज केसेस उठाने हैं तो हम क्या उठाएंगे। तो अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बेस्ड कोई कंपनी है, आई मीन वी नो सो मेनी ऑफ देम, तो अगर वो डेवलपर प्रोडक्टिविटी को पिक करके अगर एआई का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, तो हम कह रहे हैं कि 40 से 45% का उनको एफिशिएंसी गेन मिलेगा, राइट? तो एक तो ये हो गया इंटरनल फोकस।
दूसरा ये है कि आपका कस्टमर केयर ऑटोमेशन एक दूसरा एरिया है। हर कंपनी को कस्टमर केयर के लिए सर्विस चाहिए। तो हम क्या एक हॉरिज़ॉन्टल सैस जो कहते हैं लोग, जैसे सीआरएम में एक सेल्सफोर्स है, ज़ूम है, हर कंपनी ज़ूम इस्तेमाल करती है, राइट? तो उस तरह से क्या हम एक ऐसा प्रोडक्ट बना सकते हैं जो हर कंपनी को हेल्प करे। तो दैट इज़ वन थिंग दैट वील नीड टू अंडरस्टैंड। दूसरा ये है कि एआई में इतना डेवलपमेंट हो रहा है, क्या हम प्लेटफ़ॉर्म बिल्ड कर सकते हैं? राइट नाउ व्हाट वी आर सीइंग इज़ दिस, हमारा रिलायंस जो है वो हम डिपेंडेंट हो रहे हैं। तो हमको अपनी उस डिपेंडेंस को कम करना होगा। अगर हम देखते हैं तो जितनी भी चीज़ें डेवलप हो रही हैं वो 1-2 प्लेटफ़ॉर्म पे हो रही हैं, क्लाउड पे हो रही हैं, किसी स्पेसिफिक कंपनी का नाम लिए बिना मैं ये बोल रहा हूँ। तो हम अपनी उस डिपेंडेंसी को कैसे कम करेंगे? इसमें हमारा नीति आयोग ने भी बहुत एक अहम स्टेप उठाया है रिसेंटली, कि हम अपने डेवलपमेंट पे कैसे फ़ोकस करें, हम क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को अपने यहाँ कैसे ले आ सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं और इस डिपेंडेंसी को कम कर सकते हैं। तो हमारे लिए जो है अभी आने वाले समय में ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट होगी। रीस्किलिंग बहुत ज़रूरी होगा। एक वो रोड मैप पे सबसे बड़ा एजेंडा है, क्योंकि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट लगेगा। आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि हाउ मच ऑफ एफर्ट इज़ गोइंग इन दिस, कि लोगों को हटाना बहुत आसान लगता है लोगों को, बट ऐसा होता नहीं है। जिस वर्कफ़ोर्स पे आपने 6 महीना लगाया सिखाने में, 2 साल से काम कर रहे हैं उनके साथ, उनका रिप्लेसमेंट वो भी नए टेक्नोलॉजी टूल्स के साथ लाना उससे भी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो रीस्किलिंग एक जो हमारा रोड मैप है हर आईटी कंपनी के लिए होगा। बट ये भी जानने की बात है, और ये मेरा ओपिनियन भी है, पर हमको इस चीज़ को अपने दिमाग में रख के चलना बहुत ज़रूरी है, कि जो एंट्री लेवल जॉब्स होंगी, एंट्री लेवल काम जो होगा, कुछ भी एंट्री लेवल काम होगा जो कि आँख बंद करके लोग रिपीटेडली कर सकते हैं, उन जॉब्स को ट्रांज़िशन होना पड़ेगा। यही इवोल्यूशन का पाथ होगा। तो हम अगर जी। ये सोचें कि हमारे जॉब पे असर नहीं होगा, बिल्कुल होगा, पर आप अपने आप को कितनी जल्दी स्किल कर पा रहे हैं, वो डिफाइन करेगा आपके ऊपर इम्पैक्ट उसका क्या है। जी। लेकिन अगर इन सब का कुल जमा असर हम देखें, टोटल हुँ। इम्पैक्ट जो हमारी इंडियन आईटी कंपनीज़ हैं, उनके लिए किस तरह से होगा? क्या ये रेवेन्यू लॉस के रूप में सामने आएगा? क्या ये प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज़ के रूप में सामने आएगा? क्या रेवेन्यू कम जनरेट करेंगे लेकिन मार्जिन हमारा बढ़ जाएगा? क्या इस तरह का एक सिचुएशन उनके सामने आने वाला है? ये तो आप बिल्कुल वैसा सवाल पूछ रहे हैं जो कि होता है सेंसेक्स का इंडेक्स मात्रा कल कितनी होगी, और जिसके लिए मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ जो मैं आंसर कर सकूँ राजीव। बट देखिए, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से लेके आज तक एक ही चीज़ फैक्ट रहा है कि चीज़ें इवॉल्व होती हैं। उस समय भी लोगों ने सोचा था कि अच्छा, अब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, अब लोग खाली हाथ-पैर लेके जाएँगे और काम करके आ जाएँगे फैक्ट्री में। उसके बाद दिमाग का इस्तेमाल शुरू हुआ तो लोग पूरा हाथ-पैर दिमाग ले आने लगे, कंप्यूटर का टाइम आया। अब कंप्यूटर हैज़ बिकम अ वेरी ऑब्वियस थिंग फॉर एवरीवन, तो अब एआई का ज़माना आया है। अब यहाँ पे आके हम एआई को कौन लीडर है जो आगे लेके जाएगा, या डर के मारे बैठा रहेगा कि नहीं ये तो बबल बस्ट होने वाला है, ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा। हम और आज भले ही इस चीज़ को नहीं देख रहे हों, हाँ, हर चीज़ थोड़ा एक्ज़ैजरेट होती है, इसमें कोई शक नहीं है। बट कंपनियाँ यूज़ कर रही हैं और उसका फ़ायदा देख रही हैं। अब ये है कि ओपनली कौन कब आके बताएगा मार्केट में कि मैं किस चीज़ के लिए एआई यूज़ कर रहा हूँ और आप भी ले लीजिए। दैट इज़ द रेस। अ, रेवेन्यूज़ किस तरह से बढ़ेंगे उसके भी नए तरीके बनेंगे। लोगों का मार्जिन श्रिंक करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। आज की तारीख में सत्या जो काम कंपनियाँ कर रही हैं, जो सर्विसेज़ यूज़ कर रही हैं और उसके लिए जो बिलिंग का मैनुअल तरीका है कि भई इतने आदमी हमने लगाए, इतने वर्क आवर्स हुए, उसकी बिलिंग कर दीजिए इस रेट पे। वो मॉडल तो बदलने जा रहा है ना, तो जो नया मॉडल हुँ। आएगा उसमें आपकी रेवेन्यू कम होगी, आपकी प्राइसिंग घटेगी। इसलिए एक इमीडिएट इम्पैक्ट तो रेवेन्यू पे आ सकता है। हुँ, बट ये भी तो हो सकता है ना राजीव, कि आप पहले उतने लोगों के साथ खाली 10 क्लाइंट को हेल्प कर पा रहे थे, अब आप 100 क्लाइंट्स को कर पाएँगे। जी, सो इसीलिए मैं बिल्कुल। कह रहा हूँ कि इसके तरीके बदलेंगे। एंड अगर एक इक्वेशन जो है पूरा जिससे प्रॉफिटेबिलिटी निकलती है, उसमें एक ही पैरामीटर नहीं है, 100 हैं। एंड जैसे अभी हमने कुछ दिन पहले सुना था कि H-1B बंद हो रहा है, तो अब उन्हें $1,00,000 लगेगा, तो हम सब तरफ हाई-तौबा मच गई थी, क्या होगा, क्या होगा? है ना? कि अब काम बंद हो जाएगा, लोग H-1B पे नहीं जाएँगे। उसके बाद और कम इंडस्ट्री लीडर्स ने बोला, ठीक है भई, क्या फ़र्क पड़ रहा है?
5 साल में $20,000 हर साल का फ़र्क है ना, मैं बिल्ड कर लूँगा अपने कॉस्ट में। तो ये इसी तरह से है, लोगों को अभी मुझे जो अगर आप पूछेंगे एज़ अ पर्सन वर्किंग इन द इंडस्ट्री, मुझे लगता है कि देश के तरफ से अगर मैं सोचूँ तो हमें ये अपॉर्च्युनिटी की तरह देखना चाहिए और ये देखना ज़रूरी है कि हम इन्वेस्ट क्या कर रहे हैं रादर देन कितनी बातें कर रहे हैं। इन्वेस्ट करके जी, इसका अगर हमको निचोड़ मिलेगा तो डेफ़िनेटली एज़ अ कंट्री हमको फ़ायदा होगा, एज़ अ कंपनी हमको फ़ायदा होगा एंड मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जो हमारा हाथ छोड़ के अकेले अपने आप दौड़ लेगा और रेस जीत जाएगा। जी। तो भारत के बिना दुनिया नहीं चल पाएगी और एआई के बिना भी दुनिया नहीं चलेगी आगे, ये दोनों चीज़ें तो साथ में निकल के आ रही हैं। लेकिन जी। रेवेन्यू मॉडल हमें ज़रूर बदलना पड़ेगा, वो एक आगे साफ-साफ दिख रहा है। करेक्ट एंड उसके लिए भी आई मीन अगर हम ये सोचें कि हम क्या कर सकते हैं तो हमने कुछ देर पहले इसके बारे में बात किया था। आप वर्टिकल इंडस्ट्री बेस्ड एआई सॉल्यूशन आप बनाइए, वो एक नया तरीका होगा रेवेन्यू जनरेट करने का। आप डेटा एनालिसिस एंड इनसाइट का एक सर्विस दे सकते हैं। हम अभी तक खाली रिपोर्ट बनाते थे बट अब हम इनसाइट्स दे सकते हैं, उसका सीओई बना सकते हैं हम, दैट इज़ वन अनदर मॉडल। अ, उसके अलावा अगर मैनेज्ड एआई सर्विसेज देखें तो हम मैनेज्ड एआई सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं अब अपने देश से एंड अगर हम प्रोडक्टाइज कर सकें, अपना आईपी लाइसेंसिंग कर सकें, तो दैट विल बी अनदर वे ऑफ जनरेटिंग रेवेन्यू गोइंग फॉरवर्ड एंड आई एम श्योर देयर आर आई मीन ब्रिलियंट पीपल इन द वर्ल्ड हु आर थिंकिंग अबाउट इट। सो जितनी ज़्यादा समस्याएँ दिखेंगी उससे ज़्यादा सॉल्यूशन भी निकल के आएँगे जैसे-जैसे ये लैंडस्केप इवॉल्व करेगा। जी, बिल्कुल। तो कहीं न कहीं सर्विसेज़ मॉडल से प्रोडक्ट मॉडल की तरफ बढ़ने के बारे में सबको सोचना पड़ेगा। ये एआई की इस समय की अनिवार्यता बन रही है। बहुत-बहुत धन्यवाद सत्या, आपने समय निकाला इस बातचीत के लिए और इतने सारे इनसाइट्स मुझे दिए, मेरे दर्शकों को दिए। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद राजीव जी।